नमस्कार, एनडीटीवी के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। चुनावी चर्चा में आज हम बात करेंगे राहुल गांधी के मध्य प्रदेश दौरे की, साथ ही हम बात करेंगे कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक की। चुनाव चर्चा में आज हम आपको एक बयान भी सुनवाएंगे जो कांग्रेस के दिग्गज नेता सज्जन सिंह वर्मा ने दिया है। सज्जन ने शेर पढ़ते हुए सीएम शिवराज और प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। तो आइए शुरू करते हैं चुनावी चर्चा। एक तरफ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। दूसरी तरफ चुनाव से पहले एमपी में सीएम शिवराज सिंह चौहान मां गंगा की गोद में बसे ऋषिकेश पहुंचे। इस दौरान सीएम की तस्वीर भी सामने आई है। ये तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। गंगा के किनारे वो बैठे हैं, एक कॉपी पर कुछ लिखते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम शिवराज ने कहा कि वो चुनावों से पहले संतों का आशीर्वाद लेने गए हैं। तो ये जो तस्वीरें हैं काफ़ी कुछ बयां करती है। चुनाव के घोषणा होने के पहले लगातार जो है शिवराज सिंह चौहान पूरे प्रदेश में, मध्य प्रदेश में मीटिंग्स कर रहे थे, रैलियां कर रहे थे, घोषणाएं कर रहे थे। उनको एक क्षण की भी फुर्सत नहीं थी। लेकिन जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई है वो मध्य प्रदेश से उत्तराखंड पहुंच गए हैं और ऋषिकेश में देखिए गंगा किनारे बैठे हैं। नदी किनारे पत्थर पर बैठ के शायद कुछ लिख रहे हैं, कविता लिख रहे होंगे। ऐसे जगहों पर एकांत में यदि आप होते हैं तो आपको कुछ लिखने का मन करता है। आपके पास दिमाग में कुछ शब्द आते हैं, कुछ कविता भी आते हैं। और इन सब चीज़ों पे बात करने के लिए अनुराग हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैंने खास अनुराग को कहा था कि वो आए हमसे बातचीत करने के लिए। अनुराग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हैं। ये तस्वीर देख के देवश्री माली जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, नीलेश जी भी जुड़े हैं। दोनों के नाम में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, इस नाम को ठीक कर लें। अनुराग, ये तस्वीरें काफ़ी कुछ बयां करती है। मतलब आप यदि चुनाव के घोषणा के पहले दिन रात लगे हुए थे, घोषणाएं कर रहे थे, 1 मिनट की आपके पास फुर्सत नहीं थी। अब चुनाव आया तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वैराग्य के लिए चले गए हैं ऋषिकेश। आप भी उनके साथ दिन रात लगे हुए थे। इन तस्वीरों को देख करके आपके मन में भी कुछ कविता, कुछ छंद, कुछ लिखने का मन, कुछ बोलने का मन कर रहा होगा। बोलिए खुल के। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। बहुत सारी लाइनें हैं बाबा लेकिन मेरी दुविधा ये है कि आप मुझे छुट्टी देंगे नहीं और मैं ऋषिकेश, हरिद्वार और तमाम ऐसी जगहों में से कहीं नहीं जा सकता। तो मेरी विडंबना ये है कि मुझे भोपाल में ही बैठना है और इसका विश्लेषण भी करना है इतनी सुंदर तस्वीर का। तो बहरहाल पहली लाइन तो जो शिवराज सिंह चौहान ने तस्वीर पोस्ट करने के बाद लिखी है वही आपको सुना देता हूँ। उन्होंने लिखा, माँ गंगा भारतीय संस्कृति का पुण्य प्रवाह, यही संस्कृति भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराएगी। उनके साथ उनकी पत्नी साधना और 2 बेटे कार्तिकेय और कुणाल भी हैं। लेकिन लगता है कांग्रेस को ये पचा नहीं और विघ्न संतोषी कांग्रेस ने फौरन इसका ट्वीट निकाल करके सरकार को बता दिया कि गंगाजल और उस पर जीएसटी 18%, ये याद दिलाने लगे कांग्रेस के नेता यहाँ से ट्वीट करके। तो उनको मुख्यमंत्री अगर चिंतन में मनन की मुद्रा में भी बैठे हैं तो उसमें भी उनको एक तंज नज़र आया और उन्होंने वो तंज कस दिया। बहरहाल हमने सिर्फ इस तंज को कोट करके दर्शकों को बताया है कि इस पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया क्या है। वो हरिद्वार में भी लोगों से मिलेंगे, साधु संतों से मिलेंगे और गुरुवार को वापस लौटेंगे। लेकिन जैसे आपने ठीक कहा बाबा कि लगातार वो जब से इस बार सरकार बनी है पिछले 3 सालों में कोई ऐसा दिन हमने नहीं देखा जब मुख्यमंत्री सुबह सुबह किसी ज़िले में, किसी तहसील में नहीं जाते हों, वहाँ लोगों से न मिलते हों। और पिछले कुछ दिनों से तो अति व्यस्त उनका चुनावी कार्यक्रम रहा है। जब ये भी कयास लगाए जाने लगे थे कि क्या उनका टिकट कट रहा है, क्योंकि शुरू की जो 2-3 लिस्ट आई उसमें उनका नाम नहीं था। और कई जगहों पर उन्होंने अपने भाषण में लोगों से कहा कि क्या मैं टिकट ले लूं, ये मेरी लाडली बहना है, यही तय करेंगी। तो तमाम ऐसी बातों से बहुत सारी बातें निकली। लेकिन अब जिस निश्चिंतता में वो वहाँ ऋषिकेश में और हरिद्वार में बैठे हैं, संभवतः उसकी एक बड़ी वजह दूसरी लिस्ट भी है, जो अभी लिस्ट आई है वो भी है, जिसमें एक तरह से अब आप कह सकते हैं कि ये लिस्ट में शिवराज सिंह चौहान के नामों का एक तरह से ठप्पा लगा हुआ है। क्योंकि न सिर्फ शिवराज सिंह चौहान बल्कि जब ये बातें कही जाने लगी कि बिल्कुल ऐसा होगा गुजरात के मॉडल पे कि सारे मंत्रियों को ड्रॉप कर दिया जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि फिलहाल 24 मौजूदा मंत्रियों को टिकट
मिल चुका है। 9 ऐसे मंत्रियों में से एक अगर यशोधरा राजे सिंधिया, जिन्होंने खुद अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए कहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। कुछ ऐसे मंत्री ज़रूर हैं जिनका एक तो स्वास्थ्य भी ख़राब है और कुछ ऐसे हैं जिनके नामों पर बड़ा भारी सवालिया निशान लगा हुआ है। तो लेकिन अगर वो नाम कटते भी हैं तो आप समझ लीजिए कि उसमें सर्वे क्या, वो आप ही उनके विधानसभा इलाके में जाएंगे तो आप बता सकते हैं कि चुनाव बिल्कुल नहीं जीतने वाले। तो वैसे कुछ नामों को अभी तो चूँकि अभी भी लगभग 100 सीटों पर नाम और आना बाकी है, तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि कितने सीटों पर और नाम आते हैं। लेकिन इतना तय है कि एक भारी भरकम स्वीकृति शिवराज सिंह चौहान लेकर आ गए हैं, खास करके इस लिस्ट में जिन लोगों के नाम आए हैं। बाबा जरूर, आपने कहा छुट्टी की बात तो आप भूल जाइए, 3 दिसंबर तक आपके पास एक भी दिन की छुट्टी नहीं मिलेगी। उसके बाद देखेंगे, आगे बढ़ते हैं, आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि राहुल गांधी जो है आज मध्य प्रदेश में थे और मध्य प्रदेश के दौरे पर शहडोल के व्यवहारी पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। जातिगत जनगणना पे कहा कि अगर सरकार 100 रुपये खर्च करती है तो आदिवासी अफसर 10 पैसे का निर्णय लेता है, इससे बड़ा अपमान और क्या होगा। इसलिए हम आवाज़ उठा रहे हैं, आदिवासी वर्ग को कितनी हिस्सेदारी मिलेगी, ओबीसी को कितनी मिलनी चाहिए, ये सब जातिगत जनगणना से ही संभव होगा। तो क्या कहना राहुल का, वो सुनते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे अनुराग के पास। आप वनवासी हो, आपका जमीन पे कोई हक नहीं बनता, ग्राम सभा से कुछ पूछने की जरूरत नहीं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो करेगा वो करेगा, आदिवासियों का इसमें कोई हक नहीं बनता। और पेशा कानून को, एक्ट को उन्होंने रद्द कर दिया। 4.5 लाख पट्टे, जमीन के पट्टे जो आपके हैं, जो आपको मिलने चाहिए, उन पट्टों को बीजेपी की सरकार ने रिजेक्ट कर दिया, रद्द कर दिया। मैं आपको यहां गारंटी देके कह रहा हूं, जो आपका है वो आपको हम वापस दे देंगे। जो आपकी जमीन का हक है, हम आप ओबीसी वर्ग को कितनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, एससी वर्ग को कितनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, यह सवाल है देश के सामने। इसीलिए हमने कास्ट सेंसस की बात की है, इसीलिए हम कास्ट सेंसस चाहते हैं, जाति जनगणना चाहते हैं, और हम करवा के दिखाएंगे। तो आप राहुल गांधी को सुन रहे थे। कास्ट सेंसस क्या गेम चेंजर होने वाला है, क्योंकि सीडब्ल्यूसी की जो बैठक हुई उसमें भी कास्ट सेंसस पे काफ़ी कुछ कहा गया। पत्रकार सम्मेलन में भी राहुल गांधी इस तरह की सवाल जो है पत्रकारों से पूछ रहे हैं, मीटिंग में भी यही बात कर रहे हैं। अनुराग, सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये दांव यदि कांग्रेस का नहीं चला तो फिर क्या होगा, या फिर आपको लगता है कि ये दांव जो है गेम चेंजर हो सकता है, कि जैसे बहुत सारे समाजशास्त्री इसकी ओर इशारा कर रहे हैं? बिल्कुल बाबा, बिल्कुल ये दाव गेम चेंजर हो सकता है। मध्य प्रदेश जैसे राज्य में भी जहां 52% से ज़्यादा ओबीसी की आबादी है, लेकिन देखिए क्या इस दाव का कार्ड बीजेपी के पास नहीं है, क्योंकि पिछले 20 सालों में अगर आप देखेंगे तो चाहे बीजेपी की तरफ से उमा भारती हो, चाहे बाबूलाल गौर हो, या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, ये ओबीसी के बहुत बड़े चेहरे हैं मध्य प्रदेश में। और साथ ही साथ इनके पास जो सेकेंड जनरेशन की लीडरशिप है, या शिवराज सिंह चौहान के इतर भी, इनके पास बहुत बड़े बड़े नेता हैं जो ओबीसी वर्ग से आते हैं। मंत्रिमंडल में 25% से ज़्यादा मंत्री ओबीसी हैं। तो क्या बीजेपी ने मध्य प्रदेश जैसे राज्य में ओबीसी को साधने की कोशिश नहीं की है, या उनको बराबर की नुमाइंदगी कम से कम दल में या फिर सत्ता में नहीं दी है? तो इसका जवाब कांग्रेस से पूछा जा रहा है। जैसे कुछ दिनों पहले हमने प्रहलाद पटेल का इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि हमने तो करके दिखाया, 20 साल में हमारे सारे मुख्यमंत्री ओबीसी रहे हैं। कांग्रेस बताए कि उसने कितने मुख्यमंत्री ओबीसी मध्य प्रदेश में दिए हैं, और यहाँ वो सवाल है जो कांग्रेस को चुभ भी रहा है और कांग्रेस के पास इसका जवाब भी नहीं है। जी अनुराग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनुराग, तो अनुराग जानकारी दे रहे थे। सबसे पहले बात की हमने शिवराज सिंह चौहान की उस तस्वीर पे, और कांग्रेस ने जो नया दांव खेला है। इस बीच एक तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। ये तस्वीर जो है वो राहुल गांधी की है। ये जन आक्रोश यात्रा के समापन करने शहडोल पहुंचे। राहुल गांधी की सुरक्षा में भारी चूक देखने को मिली है। जैसे ही हेलीकॉप्टर से राहुल उतरे, कांग्रेसियों की भीड़ जो है राहुल गांधी की तरफ दौड़ने लगी।
आप देख सकते हैं भीड़ ने जो है गेट को जो है खोल दिया, तोड़ दिया और सीधा हेलीपैड पे पहुंच गई है। देख सकते हैं आप, इधर से अलाउ होता नहीं है कि आप हेलीपैड के अंदर घुस जाएं। भीड़ को अपने ओर आते देख राहुल के सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें फिर से हेलीकॉप्टर में बैठा दिया। आपको बता दें कि एरोड्रम में राहुल गांधी के स्वागत के लिए सिर्फ 20 कांग्रेसी नेताओं को अनुमति दी गई थी, लेकिन सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक जो है राहुल गांधी से मिलने यहाँ पहुँच गए थे। और उसके बाद राहुल गांधी के जो सुरक्षा कर्मी है उन्होंने उन्हें वापस जो है हेलीकॉप्टर में बैठा दिया। बाद में पुलिस ने भीड़ को काबू में किया। आगे बढ़ते हैं, आगे अगले खबर पे चलते हैं। उसके बाद हमारे दो सहयोगी हैं देवसिंह माली और नीलेश, उनके पास चलेंगे। अगली खबर जो है कांग्रेस से जुड़ी हुई है। कांग्रेस कार्य समिति की तरफ से फिलिस्तीन के लोगों की भूमि, स्वशासन और सम्मान के साथ जीने के अधिकारों का समर्थन की बात कहे जाने के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने अब कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने फिर साबित कर दिया कि कांग्रेस का हाथ जिहादियों के साथ है। क्या कहना है बीडी शर्मा का, ये सुनाते हैं। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की मीटिंग में इजराइल पर हुए आतंकी हमले की निंदा करने के स्थान पर कांग्रेस के नेतृत्व ने हमलावरों के समर्थन में कल एक प्रस्ताव पारित करके यह सिद्ध किया है कि कांग्रेस का हाथ जिहादियों के साथ। और कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस ने कहा कि वीडी शर्मा जी की कैसेट तो इसी तरह से चलती रहती है। तो सुनाते हैं क्या कहा है मीडिया सेल के अध्यक्ष के मिश्रा ने। वीडी शर्मा साहब आजकल नॉन स्टॉप कैसेट के पर्याय हो चुके हैं। जो बोलना चालू करते हैं तो उसका अर्धविराम और पूर्ण विराम तो उनकी निगाह में है ही नहीं। उन्हें पहले ये स्पष्ट करना होगा कि वे कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो बोल रहे हैं और इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर बोल रहे हैं, वे मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं या इजराइल और फिलिस्तीन के। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही बीजेपी और कांग्रेस के बयानों का वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है। भले ही एक दिन पहले सीएम शिवराज ने सभी लोगों से सौहार्दपूर्ण चुनाव लड़ने की अपील की थी, लेकिन इसका असर देखने को नहीं मिल रहा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा और फूल सिंह बरैया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें सज्जन सिंह वर्मा ने मोदी और शिवराज पर निशाना साधा। वहीं फूल सिंह बरैया ने भिंड पुलिस प्रशासन को उल्टा लटकाने की बात कह डाली। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा और फूल सिंह बरैया ने अटेर के संभावित प्रत्याशी हेमंत कटारे के लिए वोट मांगे, साथ ही बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे। पहले ये सुनाते हैं, फिर चलेंगे देव श्रीवाली जी के पास। मोदी जी, शिवराज सिंह, सुन लो, बाबा साहब के अनुयायी हम, उनके लिखे संविधान को तुम क्या तुम्हारे पुरखे भी आ जाए तुम मिटा नहीं पाओगे। तो मेरा ये कहना है कि हस्ती मिटा दे हमारी, ये तुझ में दम नहीं। अरे हम भी तुम्हारे हैं, किसी से कम नहीं। सीधे देव श्रीवाली जी के पास चलते हैं और नीलेश भी रायपुर से जुड़े हुए। देव जी, सबसे पहले आपसे सवाल है, ये क्या हो रहा है चुनाव में? कोई किसी को अपना बाप बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। क्या ये तो अभी शुरुआत है? अभी तो ढंग से कल ही चुनाव की तारीख की घोषणा हुई है। बिल्कुल बाबा, ये तो आगाज है, तो अंजाम क्या होगा ये समझा जा सकता है। सज्जन वर्मा पता नहीं किसको अपना बाप किसका बाप अपने आप को बता रहे थे। फूल सिंह बरैया ने कहा कि IAS IPS मध्य प्रदेश के समझ लें, अगर उन्होंने गड़बड़ की तो हम उनको सरकार बदलने वाली है उल्टा लटका देंगे। IAS IPS को लेके मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल का भी एक बयान आया है। तो उन्होंने एक घोड़े और घुड़सवार का उदाहरण दिया, जैसे कि सज्जन वर्मा एक शेर सुना रहे थे तोड़ मरोड़ कर। तो ये जो है ना बता रहा है कि चुनाव लड़ने के लिए अब तर्कों की जरूरत नहीं होती, अब बुद्धि बल की जगह
आपको इसी तरह का चीजों की जरूरत होती है, या फिर हम ये कहें कि बुद्धिबल का अभाव हो गया है। तो तर्क जब हार जाते हैं तो लोग जुमलों का सहारा देते हैं, लोग उल्टे सीधे उदाहरणों का सहारा देते हैं और बदजुबानी पर उतर आते हैं। तो ये बता रहा है, कल ही चुनाव का घोषणा होने के बाद शिवराज सिंह ने एक ट्वीट करके लोगों से आह्वान किया था कि मुझे उम्मीद है कि व्यक्तिगत स्तर की टिप्पणियों से वे चुनाव को बचाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, और ऐसा परंपरा भी अब बन गई है राजनीति की, कि बदजुबानी पर ही की नाव पर ही सवार होकर सारे राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं। तो एक तरफ कमल पटेल जो भारतीय जी जनता देव जी, आपके लाइन में आपका संबंध हमसे टूट जा रहा है। तो ये देव श्रीमाली जी थे ग्वालियर से, जो कि इन बयानबाजियों पर जो है जानकारी। देव जी, मेरा आपसे ये सवाल है, कम से कम सज्जन वर्मा जी से तो हम सज्जनता की उम्मीद कर सकते हैं, और आपने इतने चुनाव देखे, आपको लगातार आपने महसूस किया होगा चुनाव के गिरते जो है चुनाव प्रचार के स्तर को। बिल्कुल बिल्कुल, ये लगातार पिछले हमने देखा है कि खासतौर पर 2000 के बाद जो चुनाव हुए, 2003 के बाद, वो चुनाव निश्चित तौर पर अपना जो तरीका है वो खोते जा रहे हैं, बदजुबानी पर आधारित होते जा रहे हैं। क्योंकि पहले जो चुनाव होते थे वो चुनाव निश्चित तौर पर जो काम करते थे वो मुद्दों का काम होता था, लेकिन बाद में ये बदजुबानी की स्थिति पैदा हो गई, और अब हम देखते हैं कि वो इसी पर आधारित चुनाव हो गए। सज्जन वर्मा जिनसे उम्मीद नाम के हिसाब से की जाती है, लेकिन हम देखेंगे अगर इनके बयानों को, तो अक्सर इनके बयान वैसे नहीं आते जैसे नाम है। जी देव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी शामिल हुए। बैठक को लेकर भूपेश बघेल ने कहा कि जातिगत जनगणना कराने के प्रस्ताव को लेकर बैठक में सहमति बनी। वहीं सीएम ने बीजेपी के लिस्ट को लेकर के भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी हारे हुए लोगों पर दांव लगा रही है। CWC की 4 घंटा चर्चा चली, और 4 घंटा चर्चा के बाद ये जो बात राहुल जी, खड़गे साहब, प्रियंका जी ने जाति जनगणना के बारे में जो बात कही थी, उसे CWC ने मुहर लगाया। छत्तीसगढ़ के इलेक्शन के बारे में तो हम लोग जब मीटिंग कर रहे थे तभी इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, और डेट हमारे सामने आया। छत्तीसगढ़ में 2 फेस में चुनाव पहले भी हुए थे, इस समय भी किया गया है। 20 विधानसभा प्रथम राउंड में, और उसके बाद जो 70 विधानसभा है सेकंड, वो उनका नजरिया है। लेकिन वहाँ भारतीय जनता पार्टी के साझा में और भी कार्यकर्ता थे। ये तो विशुद्ध रूप से अराजनीतिक व्यक्ति है, जिसको दिया गया है, राजनीति में कभी थे नहीं, और उसको दिया गया है तो उनका लुकआउट है। इसका मतलब ये है कि आप केंद्रीय राज्य मंत्री को दूसरे लोकसभा से टिकट दे रहे हैं। यदि रेणुका सिंह की बात करें, वो सांसद कहाँ से हैं? सरगुजा से। टिकट कहाँ दिया गया है? कोरबा से। और उसी प्रकार से आप देखें, विष्णुदेव साय रहते हैं पत्थल गांव, उसको दिया गया कुनकुरी, और गोमती साय रहती हैं कुनकुरी, उसको दिया गया पत्थल गांव। ओपी चौधरी खरसिया से पलायन कर गए। तो हारे हुए लोगों में वो दांव लगा रहे हैं। सीधा अपने सहयोगी नीलेश के पास चलते हैं। नीलेश, आज रायपुर में मीटिंग भी हो रही है एक चुनाव समिति की, उसका क्या अपडेट है? और दूसरा, जैसा आपने सुना कि बघेल साहब कह रहे थे कि बीजेपी हारे हुए लोगों पे दांव लगा रही है, दोनों पे क्या कहना चाहेंगे?
जी बाबा, पहले मीटिंग पे अपडेट दे दूं कि कुमारी शैलजा और टीएस सिंहदेव और दीपक बैज पहुंच चुके हैं राजीव भवन में, और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पहुंचने वाले हैं और वो बैठक फिर से शुरू हो जाएगी। और अभी ताज़ा अपडेट ये भी मिल रहा है कि पहुंच गए हैं, अब जब थोड़ी देर ही पहले, कुछ मिनट पहले ही मुख्यमंत्री भी पहुँच चुके हैं, तो बैठक शुरू हो गई है। ये जो चुनाव समिति की बैठक होनी है। दूसरा, जो सीएम ने कल अपने बयान में कहा कि हारे लोगों पर दाव लगाई है बीजेपी ने, तो बाबा ये राजनीतिक बयान जरूर हो सकता है इनका, और इसका जो भी उनके पीछे मंशा हो, लेकिन अगर हम कांग्रेस का भी बैकग्राउंड देखें तो 2008 के चुनाव में भूपेश बघेल को खुद हार मिली थी, लेकिन 2013 में कांग्रेस ने उन पर दाव लगाया। 2013 के चुनाव में हार मिली थी इनके वरिष्ठ मंत्री जो आज हैं रविंद्र चौबे को, 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने इन पर दाव लगाया और उनको जीत भी मिली। भूपेश बघेल को भी अगले चुनाव में जीत मिली। तो स्वाभाविक है कि बीजेपी की अपनी कोई सर्वे रहा होगा, अपनी रणनीति रही होगी, उनकी अपनी टीम का जो सर्वे, जो रिपोर्ट रही होगी, कार्यकर्ताओं का फीडबैक रहा होगा, उसके आधार पर ही उन्होंने टिकटों पे दिया है। हार पिछले चुनाव में मिली थी, इस बार भी हार जाएंगे इसकी गारंटी नहीं होती है, और ये दोनों ही पार्टियों पर लागू होता है। खुद भूपेश बघेल के साथ भी ऐसा हुआ है, चुनाव हारने के बाद वो जीते हैं, इनके कई वरिष्ठ मंत्री भी जीते हैं, रुद्र गुरु भी उनमें एक हैं, उनमें शिव डहरिया हैं, ऐसे कई नाम है जो आज सरकार में हैं। तो ये राजनीतिक बयान जरूर हो सकता है, लेकिन इसका कोई असर राजनीतिक तौर पे बीजेपी की अपनी रणनीति का हिस्सा ही होगा। नीलेश, चलते चलते ये बता दीजिए, ये जो मीटिंग हो रही है तो हम पहली लिस्ट कब उम्मीद करें कांग्रेस की? 15 तारीख के आसपास? जी बिल्कुल, नवरात्र के पहले दिन पितृपक्ष के समाप्त होते ही, ये कांग्रेस के जो सोर्सेस है वो बता रहे हैं कि जब पितृपक्ष में लिस्ट जारी नहीं होने वाली है। आज जो बैठक हो रही है उसमें लिस्ट में अंतिम मुहर के साथ साथ चुनाव की रणनीति की, कौन से नेताओं को बुलाया जाए, किन की रैलियां की जाए, रैलियां कब हो, किस जगह पर हो, इस पर भी चर्चा होगी। लिस्ट पे तो लगभग ये बताया जा रहा है कि सब चीज़ फाइनल हो चुका है, अब कुछ उसमें बचा नहीं है, बस इंतजार किया जा रहा है कि पितृपक्ष खत्म हो और पहली लिस्ट जारी कर दी जाए। बीजेपी ने स्थानीय विधायकों के टिकट ज्यादा नहीं काट पाई, बल्कि पुराने लोगों को और टिकट दे दिया। क्या आपको लगता है कांग्रेस कुछ सीटिंग विधायक का टिकट काट पाएगी? ये जो सोर्सेज से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 10 से 12 विधायकों की टिकट कट सकती है। अब मैं आज का ही एक अपडेट आपको दे दूं कि सरायपाली से जो विधायक हैं नंद, उनके खिलाफ भी आज वहीं के कार्यकर्ता पहुंचे थे राजीव भवन, अभी भी मौजूद है राजीव भवन में। उनकी मांग थी आप किसी को भी, 46 नाम गए हैं जो कमेटी से, उसमें किसी को भी दे दीजिए, इनको मत दीजिए जो अभी सिटिंग एमएलए हैं, अगर उनको देंगे तो हम बैठ जाएंगे। ये कहते हुए तो फिर ये विरोध भी अभी, हालांकि लिस्ट नहीं आई है तो हो रहा है, इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि कम से कम 10 से 12 विधायकों के नाम तो कटेंगे कम से कम। जी नीलेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और आज चुनावी चर्चा में इतना ही, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं। एनडीटीवी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चैनल पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मनोरंजन भारती को इजाज़त दीजिए, नमस्कार।